हाय फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, किस तरीके से किसी कंपनी के शेयर्स मार्केट में फ्लो किए जाते हैं या इशू किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, विच इज़ आवर चैप्टर नंबर 4। सो चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मार्केट पे बेस्ड है। बेसिकली इसमें सेकेंडरी मार्केट के बारे में कम दिया हुआ है और उसमें रिफॉर्म्स कितने हुए उसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। जैसे कि हमने बताया था कि प्राइमरी मार्केट में जब भी कोई शेयर इशू किया जाता है तो विद इन 7 डेज उस कंपनी को अपने आप को किसी ना किसी एक्सचेंज पर जाके लिस्ट करवाना पड़ता है। अभी एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर। लेट सपोज कि मैंने एक कंपनी का शेयर उसके आईपीओ में खरीद लिया था, लेकिन अब मुझे वो शेयर बेचना है, तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में कौन है जो उस शेयर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होगा। सिमिलरली जिन लोगों को उस आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुआ था उन्हें वो शेयर्स खरीदना होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इंडिया में कौन है जो उस शेयर को बेचना चाह रहा है। इस तरीके से एक बायर और सेलर के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, एक गैप आ जाती है जिसके कारण से वो लोग ये नहीं पता कर पाते कि किसे शेयर खरीदने में इंटरेस्ट है और किसे बेचने में इंटरेस्ट है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक एंटिटी बीच में आती है जिसे कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पर हर बायर और सेलर अपने शेयर्स को जाके खरीद और बेच सकते हैं। अब ये एक्सचेंज जो है, इस एक्सचेंज दो इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि आप आपके शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर सकते हो। ये एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट के अंडर में आता है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट था जहां पर सिक्योरिटीज़ किसी कंपनी से पब्लिक या अदर पार्टी को जाती थी। सेकेंडरी मार्केट में वही सिक्योरिटीज़ किसी एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर को पास होती है, इसलिए इसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप आपकी सिक्योरिटी को एक्सचेंज के थ्रू ही सेल कर सको। आप अगर आपकी सिक्योरिटी को विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज अगर सेल करते हो तो ऐसे मार्केट को कहा जाता है ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट। आपको सिक्योरिटी बाय या सेल करने के लिए अगर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है तो वो एक्सचेंज होता है, अगर नहीं है तो आप ओवर द काउंटर भी आपकी सिक्योरिटीज़ को बाय या सेल कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जो कि मेनली काम करते हैं इंडिया में। एक है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी कंपनी को अपने आप को इन दो में से किसी एक एक्सचेंज पे जाकर लिस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि एनएससी की जो कंडीशंस है, जो क्राइटेरिया है वो थोड़े टफ है और बीएससी के थोड़े से इजी हैं, तो इसलिए बीएससी पे अधिकतर कंपनी अपने आप को लिस्ट करा लेती है। इस तरीके से आज बीएससी में 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है, जबकि एनएससी में सिर्फ 1700 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आज अगर हम बात करें एनएससी और बीएससी की, तो एनएससी में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है, लोग सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करना वहीं पर पसंद करते हैं। इसी तरीके से अगर ओटीसी की बात करी जाए तो ओटीसी में बहुत कम ट्रेडिंग होती है, सबसे कम वॉल्यूम वहाँ पर होता है। इन दो एक्सचेंजेस के अलावा भी कुछ लोकल एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे पुणे एक्सचेंज हुआ, कोलकाता एक्सचेंज हुआ, और कई एक्सचेंज ऐसे होते हैं जहाँ पर भी आप आपकी कंपनी को लिस्ट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मार्केट की कि सेकेंडरी मार्केट शुरू कैसे हुआ था। तो सेकेंडरी मार्केट की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब कॉटन की ट्रेडिंग चला करती थी। इन कॉटन की ट्रेडिंग के लिए एक प्लेस की ज़रूरत होती थी, कॉमन प्लेस की। तो जब फारसी लोग इन कॉटन की ट्रेडिंग करते थे उन्होंने मुंबई में एक कॉमन प्लेस चूज़ किया था। इसके बाद धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में फिर दलाल स्ट्रीट बनी, वहीं पर फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ और आज उस स्ट्रीट पे कम्प्लीटली स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग होती है। अब इस चैप्टर में आगे देखें तो एक प्राइस टाइम प्रायोरिटी और ऑर्डर मैचिंग क्राइटेरिया का टॉपिक आता है। ये टॉपिक हम आगे के चैप्टर में कवर करेंगे, जिसको काफ़ी डिटेल में देखा जाएगा। तो उस टॉपिक को अभी हम छोड़ते हुए एक अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, विच वॉज रिफॉर्म ऑफ 1990s। 1990 के बाद में स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी कुछ चेंजेस आए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1992 में एलपीजी लागू हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ हुई थी। 1992 में एनएससी भी इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि दूसरा एक्सचेंज था। तीसरी चीज़ जो कि चेंज आई थी 1992 में, वो था सेबी एक्ट 1992 पास हुआ था। सेबी ऑलरेडी 1988 में फॉर्म करी जा चुकी थी, लेकिन तब सेबी के पास में किसी भी तरह के एक्ट्स नहीं थे। जब 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ तो सेबी के पास में रेगुलेट करने का पावर आ गया, पेनलाइज करने का पावर आ गया और मॉनिटर करने का पावर आ गया। इस तरीके से 1992 में कई तरह के चेंजेस आए, जिसके कारण स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिले। ऐसा ही एक रिफॉर्म था डीआईपी गाइडलाइंस 1992। 1992 में सेबी ने डीआईपी गाइडलाइंस यानी कि डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस को लॉन्च किया। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किसी भी इशूअर को अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करना होता तो उन्हें प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ता था अपनी कंपनी के बारे में। 1992 के पहले केवल मेरिट बेसिस पे या ट्रैक रिकॉर्ड बेसिस पे ही किसी कंपनी को परमिशन दे दी जाती थी कि वो अपने शेयर्स को इशू कर सके, लेकिन डीआईपी गाइडलाइंस आने के बाद में उन कंपनीज को अपने बारे में प्रॉपर डिस्क्लोजर देने के लिए कहा गया। ऐसा ही एक रिफॉर्म था 1992 में, विच वॉज डीआईपी गाइडलाइन, इंट्रोडक्शन ऑफ डीआईपी गाइडलाइंस। DIP guidelines is a disclosure and investor protection guideline,
जो कि 1992 में लॉन्च की गई थी। इसके पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता था, जो कि किसी भी इशूअर को अगर सिक्योरिटी इशू करना हो तो उसे एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ पैरामीटर्स पे चेक करके ही इशू करने की परमिशन दे दी जाती थी। लेकिन जब डीआईपी गाइडलाइंस लॉन्च करी सेबी ने, तो उसमें प्रॉपर डिस्क्लोजर की ज़रूरत पड़ती थी किसी भी इशू को सिक्योरिटी को इशू करने के लिए। बाद में 2009 में इसी डीआईपी गाइडलाइन को निरस्त करके आईसीडीआर गाइडलाइंस को लिया गया, जो कि और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन थी, और ज़्यादा लीगल थी, और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोसेस को आगे फॉलो करवाती थी। इस तरीके से 1992 में जब इशू किया गया था के बाद जब इशू करना शुरू किया गया, तो ये प्रॉपर वे में और चैनलाइज्ड वे में होना शुरू हो गए थे। एक और चेंज आया था 1992 में, विच वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। 1992 के पहले जब भी ट्रेडिंग होती थी तो एक आउटक्राई सिस्टम होता था। आपको अंदर जाकर स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स की बोली लगानी पड़ती थी। जिस तरीके से हमने पुराने टाइम में देखा है कि लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने शेयर्स की बोली लगाते थे, बायर्स बोली लगाते थे, सेलर्स बोली लगाते थे। लेकिन 1992 के बाद में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। अब एक स्क्रीन पर ही प्राइजेस दिखना शुरू हो गए थे। तो ये भी एक काफ़ी कुछ चेंज था, अच्छा चेंज था, जो कि 1992 में आया था। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकिल्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें वो शेयर 2 दिन बाद मिलता है। मतलब हमने आज अगर ट्रेड किया है मंडे को, तो ट्यूसडे को नहीं, वेंसडे को वो शेयर हमारे नाम पर होता है, हमारे पास में आ जाता है। लेकिन ये ट्रेडिंग साइकिल शुरू से ऐसी नहीं थी। शुरू में जब आप किसी भी शेयर को खरीदते थे तो आपके पास वो शेयर आने में 15 से 30 दिन लगते थे। जैसे जैसे इंटरनेट एक्सेस बढ़ता गया, वैसे वैसे ये प्रोसेस और स्ट्रीमलाइन होती गई। 2001 में T+5 डेज में आपको शेयर्स मिल जाया करते थे। थोड़े बहुत और स्ट्रीमलाइनिंग के बाद में 2002 में T+3 डेज लगने लगे, और 2003 तक आते आते ये प्रोसेस और कंप्रेस होकर T+2 डे तक आकर रह गई। सो 2003 से लेकर आज तक आप अगर ट्रेडिंग साइकिल की बात करें, आप सेटलमेंट की बात करें, तो वो T+2 डेज में होने लग गया था। सो बात करते हैं अब डेरिवेटिव्स की। हम डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, लेकिन ये डेरिवेटिव्स शुरू से अवेलेबल नहीं थे। 1956 में एक एक्ट आया था विच वॉज SCRA एक्ट। SCRA के अंडर में ये डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग थी, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट किया गया, डेरिवेटिव्स के ऊपर बैन लग गया, ऑप्शंस के ऊपर ट्रेडिंग बंद हो चुकी थी। 1996 में ये बैन हटाया गया, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए, लेकिन तब भी स्टॉक एक्सचेंज ने इनको एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट नहीं किया था। 2000 में जाकर NSE और BSE ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एज अ सिक्योरिटी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करा और इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। सो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग जो आज हम कर रहे हैं वो 2000 में स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं डीम्यूचुअलाइजेशन की। सो डीम्यूचुअलाइजेशन तब हुआ था जब 2005 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था। उसके पहले जो स्टॉक एक्सचेंज था वो ब्रोकर्स ही चलाते थे, मतलब उनको उसकी कंट्रोलिंग, उसकी ओनरशिप सब ब्रोकर्स के पास में हुआ करती थी। तो अब एक स्टॉक एक्सचेंज एक ब्रोकर की तरह भी काम करता था और एक ब्रोकर एक्सचेंज की तरह भी काम करता था। इस तरीके से इसके कारण जो इन्वेस्टर्स थे उनको काफ़ी लॉस होना शुरू हो गया था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहता था। इस चीज़ को जब गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने 2001 में ये चीज़ पास करी कि नहीं, ये दोनों प्रॉपर्टी, दोनों एंटिटी अलग अलग होनी चाहिए। 2004 में जाकर उन्होंने एक एक्ट पास किया और ये कहा कि अब सिर्फ स्टॉक ब्रोकर का ही काम करेगा और एक्सचेंज का काम करेगा। इस तरीके से 2005 तक जाते जाते ये दोनों एंटिटीज़ अलग हो चुकी थी। 2005 में हम कह सकते हैं कि डीम्यूचुअलाइजेशन कम्प्लीटली आ चुका था। 2005 के बाद में एक ब्रोकर का ही काम कर सकता था और एक एक्सचेंज का ही काम कर सकता था। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी एक्ट की। 1996 में एक चेंज हो रहा था विच वॉज डिपॉजिटरी एक्ट। डिपॉजिटरीज, जैसा कि हम आज जानते हैं कि अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हमारे पास में डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहाँ पर आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं। लेकिन ये डीमेट अकाउंट ओपन कहाँ होता है? कई लोगों के पास में मिसकंसेप्ट होता है कि डीमेट अकाउंट ब्रोकर के पास ओपन होता है। ये ब्रोकर के पास नहीं बल्कि डिपॉजिटरीज में ओपन होता है। डिपॉजिटरीज वो कंपनीज है जो कि इस डीमेट अकाउंट को ओपन करवाने का और आपके शेयर्स को स्टोर करवाने का काम करती है। ये डिपॉजिटरीज 1996 में बनी थी जब डिपॉजिटरी एक्ट पास हुआ था। डिपॉजिटरी एक्ट ये कहता है कि आप आपके शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो, जिसको डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म कहा जाता है। और इस डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म से ही आपका नाम आया डीमेट अकाउंट। सो ये डीमेट अकाउंट 1996 के बाद में बनना शुरू हुए थे। अब एक इन्वेस्टर चाहे तो अपने शेयर्स को रीमटेरियलाइज भी करवा सकता था, इट मीन्स फिजिकल फॉर्म में भी ले सकता था, या डीमटेरियलाइज भी करवा सकता था, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकता था। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे विच इज़ मार्केट फेज। सो मार्केट में हम जैसे जानते हैं 2 ही फेज हो सकते हैं, एक होता है बुलिश फेज, एक होता है बेयरिश फेज। बुलिश फेज जब मार्केट में प्राइजेस किसी स्टॉक के बढ़ते चले जाते हैं
और बियरिश फेज जब मार्केट में प्राइजेस गिरते चले जाते हैं। तो जब सब्सिक्वेंटली प्राइजेस बढ़ते जाएंगे मार्केट में तो उस फेज को बुलिश फेज कहा जाता है। जनरली बुलिश फेज में बायर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और सेलर्स कम इन्वॉल्व होते हैं। बियरिश फेज में वहीं सेलर्स ज़्यादा हैवी होते हैं और बायर्स कम हैवी होते हैं। इस तरीके से बुलिश फेज में जो वॉल्यूम होता है वो एज़ कम्पेयर टू बियरिश फेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बुलिश फेज को बुलिश फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बुल की अटैकिंग स्ट्रेटेजी होती है वो ऊपर की तरफ होती है। जब बुल अटैक करेगा तो हमेशा ऊपर की तरफ उछालता है, इसलिए इस फेज को जब प्राइस उछल के ऊपर जाते हैं इस फेज को बुलिश फेज नाम दिया गया। जबकि जब बियर अटैक करता है तो हमेशा आपको सप्रेस करता हुआ अटैक करेगा, तो इसलिए जब भी प्राइस गिरते हैं तो उन्हें बियरिश फेज कहा जाता है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मार्केट, जिसमें हमने सेकेंडरी मार्केट के बारे में थोड़ा सा जाना और ये जाना कि सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए थे, किन चेंजेस के कारण स्टॉक मार्केट आज जो हम देखते हैं वो कैसा खड़ा हुआ है। इसके बाद में अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इंडेक्स की और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की, किस किस तरीके से इंडेक्स बनाए जाते हैं, कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। थैंक यू।